नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइन जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर एनएफटीएल का टॉपिक है। आज हम जानेंगे ट्रांसमिशन लाइंस होती क्या है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, उसके बारे में एसडब्ल्यूआर वीएसडब्ल्यूआर के बारे में जानेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस होती क्या है। फिर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में जान के इंट्रोडक्शन करके उसके बाद लेवल बाई लेवल उसके में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले ट्रांसमिशन लाइन जान लेते हैं क्या होती है। ट्रांसमिशन लाइंस बेसिकली वही जो हमारे घर पर सप्लाई आती है, वही उसी को हम क्या कहते हैं प्रकार से वो क्या लाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल करंट को हमारे घर तक लाता है। कहाँ से? वो सोर्स से, जहाँ से भी लाता है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट हमारे सोर्स से आता है। वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो हमारे घर तक आती है। तो जो 50 ओम की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो निम्न लेवल की मानी जाती है, यानी कि वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत ही मैटर करता है। तो ट्रांसमिशन लाइंस की डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसमिशन लाइंस इज अ स्ट्रक्चर दैट कैन ट्रांसफर्ड या ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल करेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? ट्रांसमिशन लाइंस is a structure that can transport. Transition line is a structure that can transport. क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल करंट और सिग्नल। ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिकल करंट और सिग्नल्स को कहाँ से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी ट्रांसमिशन लाइंस की जो डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइंस is a structure that can transport electrical current or signal from one point to another point। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट या सिग्नल्स को ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान को जो ले जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में जान लिया तो ट्रांसमिशन लाइंस के टाइप्स के बारे में देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली 5 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी है कोएक्सियल केबल। जो कोएक्सियल केबल लाइंस है वो आपके सिलेबस में पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर आने वाले दिनों में आने वाले पेपर जो पॉलिटेक्निक में हैं वो आने वाले हैं, तो इसलिए हम कोएक्सियल केबल को अच्छे से डील करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरी जो बात करते हैं हम अपने सिलेबस के अनुसार, वो है फीडर एंटीना केबल। फीडर एंटीना केबल के बाद जो केबल्स आती हैं वो माइक्रो स्ट्रिप हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइप के बारे में इनको लिख देंगे, फिर एक के बाद एक इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहली क्या है? पहली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन सी है? पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी? पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो दूसरी है वो है कोएक्सियल केबल। जो कोएक्सियल केबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। तो तीसरी है वो हमारी होगी एंटीना फीडर केबल। तो चौथी है वो माइक्रो स्ट्रिप लाइन है। पांचवी हमारी क्या होगी? ऑप्टिकल फाइबर होगी। ये पांचों हमारी बोर्ड वाइट बोर्ड पर लिखी हुई है। पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल, एंटीना फीडर केबल, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ऑप्टिकल फाइबर। ये 5 लिखी हुई हैं, तो इनको हम एक करके इसके बारे में जानेंगे कि ये होती है। तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली वही होती है जो भी हमने बात की कि जो हमारे घर पर वो लाइन आती है, सप्लाई आती है, उसी को हम ट्रांसमिशन लाइन से डिनोट कर सकते हैं। एक मान के चलो ऐसे कर लेते हैं, तो बेसिकली अपनी फिगर बना लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन का।
ये कहीं ना कहीं से एक सोर्स से जुड़ी होती हैं, यानी कि हम मान के चलो इसको सोर्स, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश, ये बी डैश। अब इसको क्या करेंगे, एक सोर्स से हम जोड़ देंगे, यानी कि एक वोल्टेज से इसको हम जोड़ देंगे। चलिए वोल्टेज से जोड़ देते हैं इसको क्या करेंगे, लोड से जोड़ देंगे। हमारा लोड से जुड़ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन की जो बात, वो इम्पीडेंस इसका जो देखा जाए तो इसका लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है, इसका प्रयोग पहले हम कहाँ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, और पहले जब टेलीग्राफी होती थी तो इसी द्वारा वायर, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा होती थी टेलीग्राफी। तो ये बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। फ्रीक्वेंसी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर किस लिए काम करता है, क्योंकि देखो इसमें ये अगर मान लो जैसे ट्रांसमिशन लाइन से दी गई है, इसमें जाहिर सी बात है करंट या कोई सिग्नल जाएगा। मान लो यहाँ पर करंट, हम करंट की बात कर रहे हैं समझने के लिए, तो करंट की बात करेंगे तो करंट यहाँ पर मान लो आई जा रहा है। अब करंट जब आई जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण उसमें उसका एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का एक मतलब कैपेसिटेंस होगा, यानी कि कैपेसिटर वो क्या कहते हैं उसको, संधारित्र जुड़ जाएगा। और फिर ये जो करंट के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो थंब रूल से पता करने का प्रयास करें, थंब रूल करंट की दिशा में रखेंगे ऐसे, और इसको उंगलियों को कर्ल करेंगे। जब कर्ल करेंगे तो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकल आएगी। तो यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगी, और जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण इसमें एक इंडक्शन उत्पन्न होगा। इंडक्शन जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इंडक्शन के कारण इसमें एक जो पास वाले वायर में एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जो इसका विरोध करेगा। यानी कि जो दूसरे वायर में ये डिस्टोर्शन का काम उत्पन्न मतलब कार्य करेगा, डिस्टोर्शन का कार्य करेगा, जिसके कारण हम इसको लो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें एक करंट फ्लो होगी जो इस करंट का विरोध करेगी। यानी कि तो जब विरोध करेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वायर में डिस्टोर्शन हो जाएगा। क्योंकि डिस्टोर्शन किस लिए होता है, क्योंकि बीच में अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो बीच में होती है एयर। जो एयर होता है वो प्रॉपर इंसुलेशन का काम नहीं करता है। इंसुलेशन का कार्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें नमी पाई जाती है, जिसके कारण वो सिग्नल को मतलब डिस्टोर्शन उत्पन्न कर देता है सिग्नल में, या करंट में सिग्नल में डिस्टोर्शन उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इसको हम लो फ्रिक्वेंसी यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो ये बहुत ही जानने वाली बात है कि लो फ्रिक्वेंसी पर इसका कार्य किया जाता है। अब हम बात कर चुके हैं पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन की, अब हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल के लिए हमको इसको रब करना पड़ेगा, तो चलिए रब कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात इसी करेंगे कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल को हम बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही हमने लिख दिया है कि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कोएक्सियल केबल क्या होती है और उसकी कार्य की गणना कीजिए। तो कोएक्सियल केबल का अगर हम बेसिकली फिगर बनाने का प्रयास करें तो फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारी कोएक्सियल केबल होगी। कोएक्सियल केबल कुछ इस प्रकार से होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जो होता है ये इनर कंडक्टर होता है। क्या होता है, इनर कंडक्टर होता है। जो बीच वाला होता है ये इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन का काम करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर, ये हमारा आउटर कंडक्टर हो जाएगा। जो ये बचा हमारा ये प्लास्टिक जैकेट हो जाएगा। हम देख लेते हैं जो ये आउटर कंडक्टर होता है ये मेश टाइप का होता है, यानी कि जाली टाइप का होता है एल्यूमिनियम का।
किसी भी कंडक्टर का हो सकता है। ये कौन किस टाइप का होता है? जाली टाइप का। अच्छा, कोएक्सियल केबल की बात करें तो इसको हम बेसिकली देख चुके हैं अपने जीवन यापन में, क्योंकि ये जो टीवी से एंटीना के बीच में जो एक केबल से कनेक्ट होता है तो कोएक्सियल केबल ही होती है। कोएक्सियल केबल जैसे आपने देखा होगा, एक महीन सा तार होता है केबल के अंदर, महीन सा तार होगा, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की जैकेट, मतलब प्लास्टिक की वो इंसुलेशन के रूप में प्लास्टिक लगा होता है, फिर इसमें एक एल्यूमिनियम की चादर जो लपेटी जाती है, वो जाली टाइप का वो लगा होता है, उसको हम आउटर कंडक्टर कहते हैं। फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का एक काली काली लगी होती है जैकेट टाइप का, उसको हम प्लास्टिक का कहते हैं। यही हमारी कोट होती है कोएक्सियल केबल। अब बात करें इसका हम सोर्स कैसे देंगे, तो यहाँ से आउटर कंडक्टर को, तो यहाँ से इनर कंडक्टर को क्या करते हैं, वोल्टेज से कनेक्ट करा देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसका हमने सर्किट पूरा कर दिया है। सर्किट जब पूरा हो जाएगा तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम बात करते हैं इसकी यूजर्स की। तो यूज जो होगा, देखो यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेटर लगा हुआ है, वहां पर क्या होता था, बीच में एयर होती थी। अब यहाँ प्रॉपर प्लास्टिक का लगा हुआ है इंसुलेटर, प्लास्टिक का जो भी लगा होगा आपका, वो इंसुलेटर का प्रॉपर इंसुलेशन होगा, यानी कि क्या होगा, इंसुलेशन में वेरी गुड होगा, वेरी गुड इंसुलेटर होगा। तो इसको हम हायर फ्रीक्वेंसी पर यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको हायर फ्रीक्वेंसी पर यूज कर सकते हैं। और अच्छा, बैलेंस और अनबैलेंस लाइन की बात करें, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी वो बैलेंस लाइन थी। जो ट्रांसमिशन पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन थी वो कौन सी लाइन थी, बैलेंस लाइन थी। बैलेंस लाइन कैसी थी, क्योंकि उसका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो था दोनों वायर का सेम था, इसलिए उसको हम बैलेंस लाइन कहेंगे। लेकिन इसका देखा जाए तो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर का जो मटेरियल हो बिल्कुल अलग अलग होगा, तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस और इंडक्शन वो अलग अलग होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस लाइन कहेंगे, अनबैलेंस लाइन कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में किस प्रकार से आती है। ये मार्केट में दो प्रकार से आती है। पहली होती है जिसका इम्पीडेंस 75 ओम होता है, 75 ओम, और जो दूसरी केबल आती है उसका इम्पीडेंस कितना होता है, 50 ओम होता है। पहली जो आती है कोएक्सियल केबल आपकी तो 75 ओम की आती है, जो दूसरी आती है वो 50 ओम की आती है। तो 75 ओम की आती है वो आपके डीटीएच में काम करता है, जो कि डीटीएच में जुड़ के आपको टेलीविजन तक जाता है और सिग्नल्स को चलाता है। तो कौन की होती है, 75 ओम की होती है। जो 50 ओम की होती है ये आपका सीआरओ देखा होगा आपने लैब में, सीआरओ के प्रोब में यूज की जाती है। 50 ओम की इंपीडेंस की केबल, ये इंपीडेंस लिखा हुआ है, केबल में यूज किया जाता है। तो हमने कोएक्सियल केबल के बारे में और पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में चर्चा कर ली है। हम बात करेंगे किसकी, एंटीना फेडर केबल की। अरे ये बेसिक चीजें हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, लेकिन यही आगे जाके वो जब हम पढ़ेंगे डिस्टोर्शन ऑफ लाइन तो उसमें बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए इसको बेसिकली सिर्फ समझते चलेंगे कि इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, किसकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, और कौन किसमें यूज होता है, तो ये समझते चलेंगे। अब हम इसको रख कर देंगे तो फिर एंटीना फीडर केबल को समझेंगे। हम बात करें एंटीना फीडर केबल की, तो एंटीना फीडर केबल जो होती है उसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये बीच में इसके इंसुलेशन होगा, ये प्रॉपर इंसुलेशन काम करता है, प्लास्टिक का बना होता है, ये इंसुलेशन होगा। और इसका जो कंडक्शन की बात करें, हम कंडक्टर की बात करें तो इसके जो किनारे किनारे पर हम क्या कर देते हैं, कंडक्शन लगा देते हैं। किनारे किनारे पर ऐसे ऐसे करके ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह पर कंडक्टर लगा देते हैं मेटल्स का। और इसके दो पोल होते हैं इस साइड में, दो पोल इसके इस साइड में। इसकी इंपीडेंस की बात करें हम तो वो होती है 3 ओम, 300 ओम का ये इंपीडेंस का बना होता है।
इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज जो है, हम लोग एक पहले एंटीना आता था, जापानी साइंटिस्ट यागी और उडा ने उसकी खोज की थी, इसीलिए उसका नाम यागी उडा एंटीना पड़ा था। यागी उडा एंटीना जो है कुछ इस प्रकार से होता है। इसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये 3D फिगर है, समझने के लिए आप गूगल पर देख सकते हैं। रफली फिगर मतलब फिलहाल के लिए हम बनाए दे रहे हैं, तो रफली फिगर अगर बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस टाइप का होगा। तो रफली फिगर जो होगा, ये यागी उडा एंटीना है। यागी उडा एंटीना में यहाँ पर 2 वायर निकले होते हैं, जाके यहाँ पैलिंग टाइप का कुछ लगा होता है, और यहीं से जाके आगे केबल लगी होती है ये वाली, और जाके डायरेक्ट आपके टेलीविजन तक ये भी जुड़ा होता है। इससे भी टेलीविजन चलता था। तो हम बात करें इम्पीडेंस मैचिंग की, तो इम्पीडेंस मैचिंग बहुत जरूरी होती है। इम्पीडेंस देखो, जो फ्री स्पेस सरफेस है उसका कुछ इम्पीडेंस होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होती हैं, आपको उसका भी कुछ इम्पीडेंस होता है। तो उसका भी इम्पीडेंस लगभग 300 ओम के आसपास होता है। यानी कि सरफेस से, फ्री स्पेस सरफेस से एंटीना तक तो 300 ओम इम्पीडेंस मैच हो जाता था, लेकिन एंटीना से ले जाने के लिए हम इसका प्रॉपर इम्पीडेंस 300 ओम का यूज करते थे एंटीना फीडर केबल का, जो कि आपका इम्पीडेंस सिग्नल को मैक्सिमम ट्रांसफर कर सके। इसलिए इसका इम्पीडेंस जो है 300 ओम रखा जाता था। एंटीना फीडर केबल तक तो 300 ओम पहुंच जाता था, लेकिन यहाँ तक हम क्या करते थे, 300 ओम को मैक्सिमम पहुंचाने के लिए इसका हम इम्पीडेंस क्या रखते थे, 300 ओम का आसपास रखते थे। तो आपने देख लिया एंटीना फीडर केबल। अब हम बात करेंगे इसकी माइक्रो स्ट्रिप लाइन की। तो हम बात करेंगे इसकी माइक्रो स्ट्रिप लाइन की और ऑप्टिकल फाइबर की। माइक्रो स्ट्रिप लाइन का कुछ फिगर इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रिप होती है। ये डाई इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट होता है, सब्सटेंस होता है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, और इसको कनेक्ट करा दिया जाता है एक कंडक्टर की स्ट्रिप से, मेटालिक कंडक्टर की स्ट्रिप से। इसको हम क्या करा देंगे, कनेक्ट करा देंगे। पतली सी मेटालिक स्ट्रिप जो कि कंडक्शन का काम करेगा, आपका कंडक्टर का काम करेगा। और ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके जो ग्राउंड लेवल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे। ये हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी सर्किट की बात हम करें तो इसकी सर्किट की बात हम यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फेज मिल जाएगा। ये न्यूट्रल से कनेक्ट होके जुड़ जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिगर कुछ इसका इस प्रकार से होता है। ये मेटालिक स्ट्रिप कंडक्टर होता है, ऊपर लगा होता है। ये हमारा फिगर हो गया इसका माइक्रो स्ट्रिप लाइन का फिगर हो गया। ये भी प्रॉपर इंसुलेशन का काम करेगा। अब हम बात करें इसकी ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा कोर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लैडिंग हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य ये बात होती है कि जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है N1, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N2। मान लिया हमने इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, तो इसका क्या है, N2 है। ये टोटल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। TIR का पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। तो हमने एक 1/1 पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल, एंटीना फीडर केबल, माइक्रो स्ट्रिप लाइन और ऑप्टिकल फाइबर को देख लिया है।